नमस्कार। आज मैं संजीत नार्वेकर साहब के घर पे हूँ और हमारे साथ जबरीमल पारक साहब भी हैं। ये संयोग ऐसा बना कि पारक साहब मुंबई आए हुए हैं और संजीत जी से मिलना था। मुझे भी मिलना था उनसे और यह एक सुखद संयोग बना कि आज तीनों हम यहाँ शिवसेना भवन के सामने की गली में निर्मल बिल्डिंग में संजीत जी के घर पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं। संजीत नार्वेकर साहब को आप जानते होंगे, सत्य हिंदी पर डिस्कशन में इन्हें देखा सुना होगा आपने। पारक साहब को भी आपने देखा पढ़ा होगा। आज हमारे पास ऐसा कोई विशेष विषय नहीं है, लेकिन चूँकि दोनों अनुभवी लेखक और चिंतक हमारे साथ हैं, इसलिए हम सिनेमा से संबंधित कुछ बातें करना चाहते हैं। तो संजीत साहब, मैं यही जानना, चूँकि आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है हिंदी फिल्मों का भी और मुंबई में रहते हुए सबके साथ मिलना जुलना भी आपका रहा है। मैं आज के दर्शक के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो आज के दर्शक मिस कर रहे हैं, जो आपने देखा था, आप चाहते हैं कि वैसी चीज़ें होनी चाहिए। जी, ऐसा है, मैंने 1969 में लिखना शुरू किया। 1970 के बाद फिल्म इंडस्ट्री में घूमना फिरना हुआ, लोगों से दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई और 50 का सिनेमा काफ़ी देखा, 1950s का, 1940s का, और आज तक देखते आया हूँ। हालांकि आजकल मैं ज़्यादा करके अमेजॉन प्राइम या तो नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ, थिएटर में जाके नहीं देखता। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल अच्छे फिल्म नहीं बनते या तो अच्छी स्टोरीज नहीं लिखी जाती, लेकिन मुझे जो लगता है कि 1950s में और 1950 और 60s में खास करके ये जो 15 साल का जो पीरियड है, उसमें जो स्टोरी टेलिंग थी वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके फिल्म मेकर ने अपनी एबिलिटी गंवा ली है। 1970s में तो आप सब जानते हैं कि गैग्स ही बनते थे कि ये 3-4 इंसिडेंट्स को जोड़ जाड़ के वो फिल्म बनाते थे। और उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि स्टार ओरिएंटेड सिनेमा हो गया। स्टार ओरिएंटेड सिनेमा हो गया तो उन्होंने क्या कहा कि चलो हम लोग XYZ स्टार को साइन कर लेते हैं, उसके इर्द गिर्द स्टोरी बनाते हैं, उसके जो इमेज है और जो लोगों के नजरिए में उसका जो इमेज है उसके उस हिसाब से स्टोरी बनाते हैं। तो स्टोरी सिलेक्शन ये जो 1950s में नजर आता था कि फिर उस पर हम लोग आर्टिस्ट को ऐड करेंगे। आजकल ऐसे होने लग गया है, लेकिन जो 70s और 80s का जो माहौल था कि स्टार को लेके स्टोरी बनाना, उसको क्राफ्ट करना स्टोरीज को, और उस हिसाब से हम लोगों ने, मुझे लगता है कि बहुत सारे हद तक स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट अपने सिनेमा से कम हो गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा चला गया है, लेकिन कम हो गया है। हालांकि अनुराग कश्यप वो भी ओरिजिनल स्टोरीज बनाते हैं, लेकिन देखिए अभी अनुराग कश्यप की फिल्म है तो उसमें डेफिनेटली आप उनका ही पूरा करियर देखेंगे तो क्या बना रहे थे और क्या बना रहे हैं, इसमें आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। कि जैसे गर्ल इन येलो बूट्स जो बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म लगी थी, एक 1 लाइन आइडिया थी, लेकिन जिस तरह से डेवलप किया, गुरिल्ला शूटिंग की, जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया, बहुत ही अलग था। और अगर उनकी लेटेस्ट नहीं है बट आगे रिसेंट उनकी AK वर्सेस AK जैसी फिल्म ली, तो ऐसे लगता है कि भाई जोड़ जाड़ के कहीं से कुछ स्टोरी बनानी थी वो अनिल कपूर के इमेज के ऊपर, इसलिए वो फिल्म बनाई थी। आपका निरीक्षण कैसा है पारक साहब, क्योंकि आप तो अभी भी लगातार देख रहे हैं फिल्में और पुरानी फिल्में भी आपने देखी हैं। जहाँ तक हिंदी सिनेमा का सवाल है, अगर हम आज़ादी के बाद के सिनेमा पर ही बात करें तो नावरेकर साहब की इस बात से मैं भी अग्री करता हूँ कि आज़ादी के तत्काल बाद नॉर्मली नेहरू युग के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसा समय है जहाँ फिल्मकार 2 चीज़ों की तरफ ध्यान देता। एक तो इस बात का ध्यान देता था कि जो मैं फिल्म बना रहा हूँ उसकी एक सोशली रिलेवेंस होनी चाहिए, एक सामाजिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। और सामाजिक प्रासंगिकता के लिए यह बहुत जरूरी है कि उस समय की मांग क्या है, उस समय की सामाजिक समस्याएं क्या है, राजनीतिक समस्याएं क्या है। अब आप देखिए कि
2 बीघा जमीन हो या नया दौर हो या बूट पालिश हो, मदर इंडिया हो, या इस तरह की सभी फिल्में, मतलब इवन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बनी हुई मदर इंडिया है, उसका भी संबंध उस समय के भारत से है। तो वो इन दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखते थे कि वो अपने समय से जुड़ी हुई हो और उसका समय के साथ कोई संदेश होना चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए, चाहे वो क्रिटिकली हो, जैसे प्यासा एक क्रिटिकली अपने समय को देखती है। तो इस तरह की फिल्में बनती रही, ये फिल्में 64-65 तक बनती रही। उसके बाद में एक तरह से जिसे पॉपुलर सिनेमा कहते हैं, उस पॉपुलर सिनेमा में ये जो 2 तत्व थे, ये दोनों तत्व कमजोर पड़ते चले गए, यानी कि सामाजिकता का सवाल भी कमजोर पड़ गया और वो भी कमजोर पड़ गया कि उसे प्रासंगिक बनाया जाए, उसे मीनिंगफुल बनाया जाए, बल्कि वो मनोरंजन का माध्यम ज़्यादा बढ़ गया। और एक और बड़ा परिवर्तन हुआ जिसमें केंद्रीयता जो है वो नायक की हो गई, तो अब अभिनेता जो है महत्वपूर्ण हो गया। तो इसने भी क्या किया कि फिल्मों को काफ़ी प्रभावित किया और कमज़ोर हो गई। इसलिए उस समय की सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव फिल्म जिसमें स्टोरी टेलिंग का तत्व भी मिलेगा पहले की तरह, हालांकि उसकी स्टाइल, उनका फॉर्मेट या उनकी संरचना है वो बिल्कुल अलग है, वो हमें पैरेलल सिनेमा में दिखाई देती है, समानांतर सिनेमा में। 50-60 की फिल्म से इनका अंतर यह है कि 50-60 की फिल्में चाहे कितनी भी प्रासंगिक और कितनी भी सोशली रिलेवेंट फिल्में हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कमोबेश एक साथ है। ऐसा नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर कोई बहुत अलग अलग और बहुत अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए हों, लेकिन ये जो समानांतर सिनेमा है इसमें कई तरह के प्रयोग, मतलब आप सारा का या अंकुर या उसकी रोटी या इस तरह की फिल्में, इन सबों को आप एक तरह की फिल्में नहीं कह सकते, अलग अलग तरह की फिल्में कहते हैं। वो जो सोशली रिलेवेंट भी है और सिनेमा माध्यम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो पॉपुलर सिनेमा जो 64-65 के बाद बहुत हावी होता चला गया, उसने पूरी तरह से सिनेमा में कहानी कहने की जो परंपरा है उस पर कब्जा कर लिया और वो बहुत मीनिंगफुल नहीं था और वो क्रिएटिव तो बिल्कुल भी। ये परंपरा काफ़ी हद तक चलती गई और इसमें मुझे और अच्छा सिनेमा भी बीच में बनता रहा, ऐसा नहीं है। श्याम बेनेगल लगातार इस पूरे पीरियड में बनाते रहे और भी कई सारे हैं, बासु चटर्जी बनाते रहे, बासु भट्टाचार्य बनाते रहे और लोग भी बनाते रहे। लेकिन 2000 के बाद कुछ नए फिल्मकार आए, बहुत सारे, अनुराग कश्यप का नाम जैसे अब लिया जा चुका है, अनुराग कश्यप है, आशुतोष गोवरीकर है, आमिर खान को भी आप उसमें मिल सकते हैं, ये जिन्होंने कहानी और बनाए बहुत सारे नाम तो मुझे, सुजीत सरकार है, इस तरह के बहुत सारे ये जो नए फिल्मकार आए हैं, इनके पास कुछ कहने को भी था शुरू में और कहने का कोई नया तरीका भी ये आजमाना चाहते थे। फर्क यह है कि ये जो पॉपुलर सिनेमा अभी तक चल रहा था उससे अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे और जो समानांतर सिनेमा था उससे भी अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे और जो 50-60 का सिनेमा था उससे भी अलग, यानी कि ये बिल्कुल एक अलग तरह का सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहे थे। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर ये 1950-60 में नहीं बन सकती, वो 90 में भी नहीं बन सकती, वो अपने समय की फिल्म है, या गली बॉय जैसी फिल्म है, या ऐसे कई सारी फिल्में हैं जिनका उदाहरण लिया जा सकता है। प्रॉब्लम इस फिल्म की यह है, अभी नहीं बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम इस दौर की फिल्म की यह है कि हमारे जो फिल्मकार हैं वो कुछ अलग तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 1950-60 या समानांतर सिनेमा जैसी कोई दृष्टि नहीं, उनके पास दृष्टि का मुझे बहुत अभाव लगता है। इसलिए प्रयोग तो है लेकिन लक्ष्य नहीं, और इसलिए ये मतलब इस दृष्टि से मैं देखूं तो ये मुझे सबसे बड़ी कमजोरी इसमें की है। जी
नहीं, स्टोरी टेलिंग की जब बात आती है, मैं इनसे सहमत हूँ भरत जी से। लेकिन एक चीज़, आप अगर इंडियन सिनेमा को देखें या ज़्यादा करके हिंदी सिनेमा को देखें, और बाकी के रीजनल सिनेमास कुछ अलग नहीं हैं, मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ट्रेडिशन की है कि ABCD, कॉज इफेक्ट, लेकिन अलग तरीके से स्टोरी का फॉर्मेटिंग या स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, जैसे यूरोपियन सिनेमा में नजर आता है, जैसे एलन रेने में है या एलन रॉबगिले में है या गोदाज में है। तो एक विषय को लेके अलग तरीके से कहानी बताना, ये अभी तक इंडियन सिनेमा में थोड़ा बहुत न्यू वेव सिनेमा में ये नजर आया कि कुछ अलग तरह, लेकिन वो ज्यादा करके एक्सेप्ट नहीं हुआ। मेन स्ट्रीम सिनेमा में मैंने एक दो बार देखा, जैसे कि B.R. इशारा की एक फिल्म बनी थी तन तेरा मन मेरा तन तेरा, तो उसका अलग एक उसने फ्लैशबैक के हिसाब से किया था। लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद जब मैंने फिर वही फिल्म देखी तो देखा कि सब फ्लैशबैक हट गए हैं और स्ट्रेट नैरेटिव उसने की थी, क्योंकि वो पहले किसी को समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है करके। तो ये मुझे लगता है कि अभी इस तरफ डेवलप करना चाहिए। जैसे कि अभी 3 इडियट्स है, बहुत पॉपुलर थी, अच्छी तरह से बनी थी, हालांकि आप सब कंटेंट से नहीं एग्री करेंगे, लेकिन जो भी कितनी भी बड़ी फिल्म होने दो, कितनी भी अच्छी फिल्म होने दो, वो कॉज इफेक्ट सिनेमा के अलग कुछ करते नहीं है। मतलब स्टोरी टेलिंग का अलग एंगल जो यूरोपियन, इवन हॉलीवुड में भी नहीं ज्यादा हुआ है, ज्यादा करके यूरोपियन सिनेमा में वो नजर आया है, वो अपने इंडियन सिनेमा में नजर नहीं आया। और मेरे हिसाब से दैट विल बी द अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो 21वीं सदी में पिछले 25 साल का सिनेमा में क्या ट्रेंड रहा है और क्या चीज़ें उभर के आई हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल, इन 25 सालों में पिछले 10 साल का सिनेमा, जब से सरकार आई है नई, उसमें क्या परिवर्तन आया है। दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए भी हैं और थोड़े अलग भी हैं, इनके जवाब। देखिए, मैंने जो नोटिस किया है पिछले 25 सालों में, मैंने पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, लेकिन इतना एक्सटेंसिवली नहीं, जैसे कोई हर रिलीज फिल्म देखा करते थे। लेकिन दो ट्रेंड्स मैंने देखे हैं। एक तो है सीक्वल्स बनाने का। उस जमाने में कितनी भी फिल्म हिट हो, चौदहवीं का चांद हो या संगम हो या कोई किसी ने सीक्वल नहीं बनाने की सोची कि अरे भाई चलो चौदहवीं का चांद पार्ट 2 करेंगे। ये जो महेश भट्ट ने ट्रेंड लाया सीक्वल्स बनाने का, मर्डर 1, 2, 3, या आपकी यश चोपड़ा की जो फिल्म थी धूम 1, 2, 3, ये जो शुरू हुआ। अच्छा, उससे बढ़ के अभी ये जो हमने 2-3 फिल्में देखी, स्त्री देखी और दूसरी देखी, तो उसमें आप खाली या तो रोहित शेट्टी की देखिए, वो तो बेस्ट एग्जाम्पल है कि खाली सीक्वेंस नहीं बना रहे। रोहित शेट्टी की फिल्में अगर देखेंगे तो खाली सीक्वेंस नहीं बना रहे, ये लोग मार्वल यूनिवर्स की तरह एक कॉप यूनिवर्स बनाया है कि इस यूनिवर्स में रणवीर सिंह भी आ सकता है, अक्षय कुमार भी आ सकता है, अजय देवगन भी आ सकता है, क्योंकि ये सब कॉप्स यूनिवर्स का हिस्सा है। तो अगले बार कौन फ्री है उस हिसाब से उसको पिक्चर में ढालेंगे एंड पीपल विल कम, बिकॉज अरे ये तो जाना पहचाना अपना यूनिवर्स है। तो मुझे लगता है ये 25 साल में हम लोगों ने ये प्रोग्रेस किया है। एक तो सीक्वल बनने शुरू हो गए और आगे चल के अभी ये यूनिवर्स का मामला शुरू हो गया। मुझे लगता है थोड़ा सा ये बिजनेस से भी अटैच्ड है कि एक तो मल्टीप्लेक्स में फिल्में लगती हैं, वो एक अलग किस्म का क्राउड आता है जो फिल्में देखने के लिए नहीं आता है लेकिन पिकनिक मनाने के लिए आता है, कि भाई एक फेमिलियर चीज है, फेमिलियर स्टार्स है, फेमिलियर स्टोरी है, इंटरवल में पॉपकॉर्न खाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे, घर जाएंगे, सो जाएंगे। तो ये जो यूनिवर्स बन रहा है ना, ये पता नहीं इंडस्ट्री के लिए अच्छा है या बुरा है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ये आगे 20 साल चल के आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में, और जैसे हम लोग अभी सोचते हैं कि 1950s का सिनेमा आज भी देखा जाता है, आज भी हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन 70s और 80s की कितनी फिल्में आई गई, अर्जुन इंगोरानी, रघुनाथ झालानी, आया सावन झूम आई मिलन की बेला, आए दिन बाहर के, आप कुछ डिस्कस नहीं करते उसके बारे में, क्योंकि आपको मालूम है क्या डिस्कस करना है, उसमें वो जो स्टार था वही डिस्कस करने लायक है। और पिछले 10 साल का, पिछले 10 साल में यही है मेरे ख्याल से। अच्छा, सीक्वेंस का हो गया तो पिछले 10 साल में तो ये यूनिवर्स का मामला चालू हो गया है। तो इसी में ही मैं कहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग चली गई है, इसमें चेस पीसेस आप खड़े करते हैं चेस बोर्ड पे
और बोलते हैं ये इधर से आएगा, वो इधर से आएगा, इसमें नया क्या आएगा। जैसे अभी उसने गोलमाल बनाई, वही चिट्ठी नहीं बनाई ना, गोलमाल 1, 2, 3, 4, तो उसमें जो तुषार कपूर का रोल है बस वही करने वाला है। अपने को मालूम है कि ये बात करने वाला नहीं, ऑल द ह्यूमर विल कम फ्रॉम हिज, वो उसमें ही सब ह्यूमर आने वाला है। अब पता नहीं ये फनी है कि नहीं है, तो ये मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूँ। आप क्या सोचते हैं तारक साहब? ये पिछले 25 साल का जो सिनेमा है, इसमें शुरू के जो 10-15 साल है, उसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे नए जो फिल्मकार आए, उनके पास नया आइडिया था, वो कुछ नया करना भी चाहते थे और उन्होंने किया भी। अगर आप देखें तो इस दौरान में कई फिल्में जो है काफ़ी अच्छी बनी, पॉपुलर भी हुई उनमें से बहुत सारी फिल्में, और उनके पास कहने को कुछ था। लेकिन जो चीज़ जिसका अभाव मुझे लगता है कि ये जो नई जनरेशन आई है, ये नई जनरेशन न तो समानांतर सिनेमा की तरह के फिल्मकारों की है और न 1950-60 के फिल्मकारों की तरह, जो कि वैचारिक दृष्टि से बहुत जागरूक सजग थे और अपने समय और समाज के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इनके पास नया करने की इच्छा तो है, लेकिन ये अपने समय और समाज की जो गहरी फैक्ट के साथ उसे देखने समझना चाहिए और उसे फिल्म में लाना चाहिए, वैसी नहीं है। एक और कमी जो मुझे इस दौरान लगती है वो यह है कि हमेशा एक बेहतर सिनेमा कहीं न कहीं साहित्य से जुड़ा होता है। आप ये देखेंगे कि 1950-60 में भी बहुत सारी फिल्में, चाहे हिंदी की हो, चाहे बंगला की हो, चाहे साउथ की हो, उन लोगों ने साहित्यिक कृतियों को फिल्माया। वी शांताराम ने बहुत सारी फिल्में जो है साहित्यिक कृतियों पर बनाई, सत्यजीत राय ने, विमल रॉय ने वगैरह। इसी तरह से पैरेलल सिनेमा में भी, लेकिन अभी पिछले 20-25 साल में नॉर्मली साहित्य के साथ में सिनेमा वालों का संबंध खत्म हो गया। एक कारण तो शायद यह हो कि वो भारतीय साहित्य पढ़ते ही ना हो, उनको हिंदी, मराठी, गुजराती इनमें क्या लिखा जा रहा है, बंगला में क्या लिखा जा रहा है, उसकी कोई जानकारी ना हो, और अंग्रेजी में वो वे चीज़ें पढ़ते हो जो भारत के लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट ना हो, तो वो कहाँ से लाएंगे आइडिया। तो एक तो ये मुझे लगता है, और इस दृष्टि से कुछ इंडिविजुअल फिल्में हैं, जैसे विदु विनोद चोपड़ा है या राजकुमार ईरानी है, इन लोगों ने कई तरह की फिल्में बनाई जो रिलेवेंट भी थी, जैसे लगे रहो मुन्नाभाई है भी है, ये कुछ नए तरह से कहने की कोशिश भी की, लेकिन उनमें वह क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी मतलब आप कैमरे के इस्तेमाल से ही देख लीजिए कि आप आज की तारीख में मदर इंडिया, मुगले आजम, या इवन मतलब जिस देश में गंगा बहती है का जो आखिरी दृश्य है जिसमें वो सरेंडर करने के लिए डाकू आते हैं, वो जितने बड़े कैनवास में मतलब एपिकल ढंग से जो फिल्मकार उस समय सोच पाते थे, अब मुझे लगता है कि अब जो फिल्मकार हैं वो ज़्यादातर ड्राइंग रूम के फिल्मकार हैं, एक घर के एक छोटी सी जगह के फिल्मकार हैं, या ऐसे हैं जिनके पास में कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं है, इसलिए उनके कैमरा भी किसी बहुत बड़ी जगह नहीं जाता है। जहाँ तक पिछले 10 साल का सिनेमा है, पॉपुलर सिनेमा जो 10 साल का है, उस पर कई तरह के राजनीतिक दबाव है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा फिल्म बन रहे हैं, और प्रोपेगेंडा फिल्में बहुत बन रही है। मतलब आप कश्मीर फाइल से शुरू करें तो कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द साबरमती रिपोर्ट तक 10-15 फिल्में हैं इस तरह की जो केवल प्रचार के लिए बनाई गई है, और ये मतलब जो वर्तमान राज सत्ता जिनके हाथों में है उनके प्रचार के लिए बनाई गई है। उनमें से आर्टिकल 370 या कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी जैसे कुछ कामयाब भी हुई है, लेकिन ये हमारे समय का वास्तविक रिप्रेजेंटेशन है, न क्रिटिकली और न सही ढंग से। लेकिन पिछले 10-15 साल में एक नया फिनोमेना जो हो रहा है वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो कब तक रहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म पर जो फिल्में बन रही है, जो एक तरह से कहना चाहिए कि शायद सेंसर बोर्ड में उनको जाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो मुमकिन है कि ज़्यादा क्रिटिकली वो बना सकते हैं, लेकिन इसमें OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे तरह की अच्छी फिल्में आई है
बहुत नए तरह के प्रयोग हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसी फिल्में हैं जिन्हें फिल्में भी नहीं, फिल्में तो रही है, सीरियल भी कई ऐसे बने हैं जो काफ़ी मीनिंगफुल है। जैसे मैंने अभी कल परसों में ही देखा ब्लैक वारंट। और ब्लैक वारंट जैसी कहानी पर एक सीरियल नेटफ्लिक्स पर आना वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि उसके माध्यम से आप अपने समाज को ज़्यादा गहराई से बोल सकते हैं, ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। तो इस दृष्टि से संभावनाएं हैं। और अब जी ने जो ओटीटी की बात कर रहे हैं ना, ये मैं सहमत हूँ उनसे, लेकिन एक जो मुद्दा मेरे से छूट गया जो पिछले 10 साल में अपने को नजर आ रहा है, और वो है ग्लोबलाइजेशन। बॉलीवुड अभी इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है कि बॉलीवुड की फिल्में बहुत सारी जो चाइना में दिखाई जाती फेस्टिवल्स में है, मार्केट में है, उसके अलावा भी प्रोफेशनल बिजनेस टर्म्स में चाइना में बड़ी जोरों में चल रही है। उसके अलावा जो अपने इंडियन आर्टिस्ट हैं, एक थोड़ा बहुत ओटीटी का प्रभाव है और नेटफ्लिक्स आने के और अमेज़न प्राइम आने की वजह से जो प्रभाव आया कि फॉरेनर्स देखते हैं इंडियन कंटेंट को, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट को अभी इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए बुलावा आ जाता था। एक जमाना था जब कबीर बेदी को हॉलीवुड में रहना पड़ा 5 साल, तभी उसको छोटे मोटे रोल्स मिल गए। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज अगर आलिया भट्ट यहाँ है या प्रियंका चोपड़ा यहाँ है या तो दीपिका पादुकोण है, इंडिया में रह के उनको बुलावा आ जाता है कि भाई आप मेरी फिल्म में काम करोगे क्या। सो वो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है, अपार्ट फ्रॉम जो नेगेटिव बात हम लोगों ने की है सीक्वल्स यूनिवर्स की। लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन है कि जो अपने को इक्वल स्टैंडर्ड और इक्वल स्टेटस मिल रहा है, उसका कैसे हम लोग यूज करेंगे मालूम नहीं। और ओटीटी का तो परख जी ने बता ही दिया आपको। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का कि हम लोगों ने बहुत संक्षेप में थोड़ी बहुत बातें कर ली और शेयर किया। जी जी जी।